3 जनवरी 2026 की सुबह वेनेजुएला की राजधानी कराकस में एक खबर आती है, जो खबर नहीं बल्कि एक भूचाल है। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को उनके महल से ही गिरफ्तार कर लिया है। और ये किसी फिल्म का सीन नहीं था। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, कह सकते हैं, एक नई हकीकत थी। बिल्कुल। और आज हम इसी हकीकत की परतें खोलने वाले हैं। ये जो ऑपरेशन था, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये आखिर था क्या? हाँ, क्या ये सिर्फ एक गिरफ्तारी थी या इसके पीछे दशकों का गुस्सा, तेल का एक बड़ा खेल और टेक्नोलॉजी की वो ताकत छिपी थी जो हमने पहले कभी नहीं देखी? हमारे पास जो भी राजनीतिक विश्लेषण हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और घटनाओं के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, हम उन सब के आधार पर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ और इसके जो परिणाम हैं वो दुनिया पर कैसे असर डालेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी अचानक 3 जनवरी को शुरू नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका और वेनेजुएला की ये जो दुश्मनी है, ये रातों रात पैदा नहीं हुई। एक तरफ है अमेरिका का मोनरो सिद्धांत, जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। मतलब आसान भाषा में कहें तो अमेरिका पूरे लैटिन अमेरिका को अपना बैकयार्ड या अपना इलाका मानता है। हाँ, जहां उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। और दूसरी तरफ थे ह्यूगो चावेज और उनकी बोलिवियन क्रांति। बिल्कुल। चावेज ने तेल से मिले बेशुमार पैसे के दम पर वेनेजुएला में एक समाजवादी मॉडल खड़ा किया। उन्होंने अमेरिकी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया और सीधे सीधे वॉशिंगटन के दबदबे को चुनौती दी। और निकोलस मादुरो ने बस उसी विरासत को आगे बढ़ाया। जी हाँ। और इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा किरदार है, वो है तेल। हमेशा की तरह वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। तो जब चावेज ने अमेरिकी तेल कंपनियों को बाहर किया, तो ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं रही। शुरू किया जिसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। एसिमेट्रिक वॉरफेयर। हाँ, मतलब ऐसा युद्ध जो मैदान में नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था पर लड़ा जाता है। 2017 से 2019 के बीच वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA पर इतने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए कि देश की कमाई 90% तक घट गई। 90%? हाँ, आप सोचिए, किसी देश की 90% इनकम रातों रात गायब हो जाए तो क्या होगा? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि देश अंदर से ही खोखला हो गया होगा। हाँ। आम लोगों पर क्या असर पड़ा इसका? क्योंकि मादुरो सरकार तो मुफ्त की योजनाओं के लिए जानी जाती थी। वही तो सबसे बड़ा विरोधाभास था। सरकार की जो फ्रीबीज थी वो जनता को अच्छी लग रही थी, लेकिन देश का खजाना खाली हो रहा था। जब तेल से पैसा आना बंद हुआ तो इन योजनाओं को चलाना नामुमकिन हो गया। अच्छा। आर्थिक घेराबंदी ने देश को उस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां किसी भी बाहरी हमले का सामना करना बहुत मुश्किल था। तो ये आर्थिक घेराबंदी एक तरह से जमीन तैयार करने जैसा था। हाँ, बिल्कुल। हमले से पहले देश को अंदर से कमजोर करने का एक तरीका। और जब जमीन पूरी तरह तैयार हो गई, तब 3 जनवरी 2026 की उस रात को असली एक्शन शुरू हुआ। कराकस और वेनेजुएला के 4 और बड़े शहर अचानक धमाकों से गूंज उठे। ये कोई पारंपरिक हमला नहीं था। इसकी प्लानिंग बहुत ही हाईटेक और कई लेयर्स में की गई थी। एक मॉडर्न ब्लिट्जक्रीग कह सकते हैं इसे। बिल्कुल सही शब्द है। इसका पहला चरण था आइसोलेशन, यानी वेनेजुएला को दुनिया से पूरी तरह काट देना। कैरिबियन सागर में अमेरिकी नौसेना ने नाकाबंदी कर दी और वेनेजुएला का एयर स्पेस पूरी तरह लॉक कर दिया गया। मतलब ना कोई अंदर आ सकता था, ना कोई बाहर जा सकता था। एकदम सही। F-35 जैसे स्टेल्थ विमान जो रडार की पकड़ में नहीं आते, वो वेनेजुएला के एयर स्पेस में घुसे, लेकिन उन्होंने बम नहीं गिराए। तो फिर क्या किया? उन्होंने वेनेजुएला के रडार सिस्टम को नकली सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। वेनेजुएला के ऑपरेटर्स को लगा कि उनकी तरफ हजारों प्लेन आ रहे हैं, जबकि असल में वहां कुछ भी नहीं था। ये एक तरह का डिजिटल धोखा था। एक मिनट, मतलब उन्होंने पहले वेनेजुएला की आंखों पर ही पट्टी बांध दी, लेकिन इसका फायदा कैसे उठाया? जैसे ही इस धोखे की वजह से वेनेजुएला के रडार ऑपरेटर घबराए, उन्होंने अपने रडारों को पूरी ताकत से स्कैन करने के लिए उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। और अमेरिकी सेना? वो इसी का इंतजार कर रहे थे। अच्छा। अमेरिकी ग्राउलर जहाजों ने तुरंत AGM एंटी रेडिएशन मिसाइलें दाग दी। एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये क्या होती हैं? ये मिसाइलें खास तौर पर रडार के सिग्नल को ही अपना निशाना बनाती हैं। जैसे ही वेनेजुएला के रडार ने हाई पावर सिग्नल भेजा,
मिसाइल ने उसी सिग्नल का पीछा करके उसे तबाह कर दिया। और कितनी देर में? सिर्फ 9 सेकंड के अंदर वेनेजुएला के 12 रडार सिस्टम नष्ट कर दिए गए। मतलब फिजिकल हमला शुरू होने से पहले ही वेनेजुएला डिजिटल दुनिया में अंधा हो चुका था। ये तो भविष्य के युद्धों का एक बहुत ही डरावना ट्रेलर लगता है। जब आंखें ही नहीं रही तो फिर क्या हुआ? फिर शुरू हुआ तीसरा चरण। B-52 जैसे भारी भरकम बॉम्ब वर्षकों ने सैन्य ठिकानों पर कारपेट बॉम्बिंग की ताकि वेनेजुएला की सेना जवाबी कार्रवाई के बारे में सोच भी ना सके। और B-1 लैंसर जैसे सुपरसोनिक विमानों ने देश के अंदर घुसकर सटीक हमले किए। और इसी बीच वो पिज़्ज़ा मीटा वाली कहानी भी सामने आई थी। ये सच है कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड इंटेलिजेंस एजेंसी की अगली चाल जानने के लिए हमें बस पेंटागन के पास वाले डोमिनोज पर नजर रखनी चाहिए। पेंटागन में देर रात तक भारी मात्रा में पिज़्ज़ा ऑर्डर होने लगते हैं तो एक्सपर्ट्स अंदाजा लगाते हैं कि कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान हो रहा है। और इस हमले से ठीक पहले भी ऐसा ही देखा गया था। कमाल है। अच्छा, इन सब हमलों के बाद आया चौथा और आखिरी चरण, जमीन पर एक्शन। जी हाँ, जब वेनेजुएला की सेना पूरी तरह से पस्त हो चुकी थी तब नाइट स्टॉकर और सी हॉक जैसे स्पेशल हेलीकॉप्टर्स ने जमीनी रास्ता साफ किया। इसके बाद चिनूक और ऑस्प्रे हेलीकॉप्टरों से डेल्टा फोर्स के कमांडो को सीधे राष्ट्रपति भवन पर उतारा गया। लेकिन जब कमांडो जमीन पर उतरे तब तक तो पूरे देश में खबर फैल गई होगी ना? नहीं, क्योंकि जिस वक्त कमांडो उतरे ठीक उसी वक्त एक बड़े साइबर अटैक से पूरे देश में ब्लैकआउट कर दिया गया था। ब्लैकआउट? हाँ, पावर ग्रिड बंद, मोबाइल नेटवर्क बंद, जीपीएस बंद, इंटरनेट बंद, पूरा देश अंधेरे में डूब गया। ये कैसे किया गया? क्या उन्होंने पावर प्लांट पर बम गिराए थे? नहीं, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और गूगल एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए वेनेजुएला के सरकारी सिस्टम में सालों पहले ही मैलवेयर डाल दिए थे। क्या? हाँ, ये एक तरह के डिजिटल जासूस थे जो चुपचाप बैठे थे। सही समय पर उन्हें एक्टिवेट किया गया और उन्होंने पूरे देश का पावर और कम्युनिकेशन सिस्टम अंदर से ही ठप कर दिया। ये तो बहुत ही डरावनी बात है। मतलब हमारी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। खैर, जब कमांडो राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उन्हें मादुरो को ढूंढने में कितना वक्त लगा? ज्यादा नहीं। उनके पास वॉल पेनिट्रेटिंग रडार जैसे उपकरण थे। दीवार के आर पार देखने वाला रडार? हाँ बिल्कुल, एक ऐसा हाईटेक स्कैनर जो दीवारों के आर पार देख सकता है और बता सकता है कि अंदर कितने लोग हैं और कहाँ हैं। और जब उन्हें लोकेशन पता चल गई तब उन्होंने थर्मल लेंस का इस्तेमाल किया। ये एक तरह का हाईटेक कटर है जो मिनटों में मोटी से मोटी स्टील की दीवार को मक्खन की तरह काट सकता है। दरवाजे तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो दीवार काटकर सीधे अंदर चले गए। सीधे उस कमरे में दाखिल हो गए जहां मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस मौजूद थे। और कुछ ही मिनटों में उन्हें पकड़कर हेलीकॉप्टर से पास ही खड़े अमेरिकी नौसैनिक जहाज USS इवो जीमा पर ले जाया गया। और कुछ घंटों बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि कर दी, मिशन पूरा हो चुका था। लेकिन इस मिशन की सफलता के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक बहुत बड़ा धोखा भी था। धोखा किसका? मादुरो का ही एक भरोसेमंद डिप्यूटी आर्मी चीफ, जिसका कोड नेम कार्डिनल था, वो महीनों से CIA के लिए काम कर रहा था। राष्ट्रपति भवन के ब्लूप्रिंट से लेकर मादुरो के हर पल की जानकारी तक सब कुछ उसी ने मुहैया कराया था। तो एक तरफ हाईटेक वॉरफेयर और दूसरी तरफ सदियों पुराना धोखा। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने दुनिया के सामने इस पूरी कार्रवाई का कारण क्या बताया? आधिकारिक तर्क था नार्को टेररिज्म, यानी नशीली दवाओं का आतंकवाद। जी, अमेरिका का आरोप था कि मादुरो सरकार कोलंबिया के ड्रग्स कार्टेल के साथ मिलकर अमेरिका में कोकीन की तस्करी करती है। इसी आरोप में मादुरो पर $15 मिलियन का इनाम भी रखा गया था। लेकिन एक मिनट, क्या ये नार्को टेररिज्म का तर्क थोड़ा खोखला नहीं लगता? मतलब ऐसे आरोप तो कई और नेताओं पर भी हैं, पर अमेरिका हर जगह तो डेल्टा फोर्स नहीं भेजता। असली मकसद क्या हो सकता है? यहीं पर अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक यथार्थवादी या रियलिस्ट दृष्टिकोण से देखें तो ये साफ तौर पर ऊर्जा संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई है। तेल, लिथियम, सोना? बिल्कुल, ये सब अमेरिका के लिए जरूरी है। साथ ही ये चीन और रूस को ये संदेश देना भी है कि लैटिन अमेरिका में उनका बढ़ता प्रभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा नजरिया क्या है? दूसरा नजरिया, जिसे आलोचक नव साम्राज्यवाद कहते हैं, वो ये मानता है कि ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली नीति का एक नग्न प्रदर्शन है। ये दिखाता है कि अगर कोई देश अमेरिकी हितों के खिलाफ जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून कोई मायने नहीं रखते। दुनिया की प्रतिक्रिया कैसी थी इस पे?
प्रतिक्रिया बंटी हुई थी। कोलंबिया और क्यूबा जैसे पड़ोसी देशों ने इसे वेनेजुएला की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया। रूस, चीन और ईरान ने इसकी कड़ी निंदा की और इसे आक्रामक साम्राज्यवाद कहा। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रूस और चीन सिर्फ बयान देकर रह जाएंगे? यही असली सवाल है। वेनेजुएला के साथ उनकी दोस्ती सिर्फ तस्वीरों और कुछ कर्जों तक ही सीमित थी, या वो वाकई में अमेरिका के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने का दम रखते हैं? इस घटना ने उनके गठबंधनों की असली परीक्षा ली है। और इस पूरी घटना ने एक बहुत बड़े सिद्धांत पर ही सवाल खड़ा कर दिया है, किसी भी देश की संप्रभुता या सॉवरेनिटी का सिद्धांत। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय कानून, खासकर यूएन चार्टर का अनुच्छेद 2.4 साफ तौर पर किसी भी देश की सीमाओं के खिलाफ बल प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। यह घटना उस कानून का सीधा उल्लंघन थी। इसने ये दिखा दिया है कि संप्रभुता अब कोई एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। हाँ, बल्कि एक शर्त पर मिलने वाला अधिकार बन गई है, जो बड़ी शक्तियों के हितों के अधीन है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप एक छोटा देश हैं, आपके पास कीमती संसाधन है, लेकिन आप किसी बड़ी ताकत की बात नहीं मानते, तो आपकी संप्रभुता खतरे में। बिल्कुल। इससे तो एक बहुत ही खतरनाक सवाल पैदा होता है, क्या आज की दुनिया में अपनी सुरक्षा की एकमात्र गारंटी एक न्यूक्लियर बॉम्ब है? ये एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक संभावना है। अमेरिका जिस तरह उत्तर कोरिया जैसे परमाणु संपन्न देश से हमेशा बातचीत करने पर मजबूर होता है, उससे बाकी देशों को यही संदेश जा सकता है कि अगर बचना है तो न्यूक्लियर बम बना लो। हाँ, अगर छोटे देशों को लगने लगा कि उनकी आज़ादी सिर्फ परमाणु हथियार ही बचा सकते हैं, तो यह दुनिया में परमाणु हथियारों की एक नई और खतरनाक होड़ शुरू कर सकता है। और ये जो टेक्नोलॉजी वाला पहलू है कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ये कितना डरावना है। ये आज के डिजिटल युग का सबसे बड़ा सच है। तकनीकी आत्मनिर्भरता अब सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गई है। अगर आपका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं है, तो आप अनजाने में किसी और देश को अपने देश का दरवाजा खुला छोड़ रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें, तो वेनेजुएला की ये कहानी सिर्फ एक देश पर हमले या एक तानाशाह को हटाने की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है दशकों पुराने राजनीतिक तनाव की, तेल और संसाधनों पर नियंत्रण की, आधुनिक डिजिटल युद्ध की और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के टूटने की। ये दिखाती है कि कैसे एक शक्तिशाली देश अपने हितों को साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक अंतिम विचार जो सोचने पर मजबूर करता है, इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका को वेनेजुएला के रूसी निर्मित सुखोई 30 लड़ाकू विमानों तक सीधी पहुंच मिल गई। जी हाँ, और ये वही विमान है जो रूस के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक भारत के पास भी है। और ये इस कहानी का शायद सबसे दूरगामी असर हो सकता है। बिल्कुल। अब सोचिए, जब एक महाशक्ति अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी की टॉप टियर सैन्य तकनीक को रिवर्स इंजीनियर कर लेगी, उसकी कमजोरियों को बारीकी से समझ लेगी, तो उसका वैश्विक शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ेगा? यह एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई दशकों तक दुनिया की भू राजनीति को प्रभावित करेगा।